जैसे हम लोग पढ़े थे कि क्या था, जो टिश्यू हम पढ़े थे, यानी कि पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा पढ़े थे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़े थे कि मेरिस्टेमेटिक ओरिजिन के आधार पे भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में पढ़े थे, प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या था भाई, सबसे पहले वही बनते हैं पौधों के जीवन चक्र में, सबसे पहले क्या होता है उनका ही निर्माण होता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे प्राइमरी मेरिस्टेम में दो प्रकार का था, दो प्रकार का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कहाँ पाए जाते हैं उसकी स्थिति के आधार पर दो प्रकार का हुआ था। एक हुआ था एकल मेरिस्टेम और दूसरा हुआ था इंटरकैलरी। आपने पढ़ा था एकल मेरिस्टेम हम लोग पढ़े थे, जो एकल मेरिस्टेम होता है रूट और शूट के सबसे ऊपर भाग में पाया जाता है। इसी की कोशिकाओं के विभाग के साथ लंबाई वगैरह बढ़ती है। क्या था ये एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद पढ़े थे इंटरकैलरी, दिया था पढ़ा गया था जो मैच्योर टिश्यू होते हैं उनके बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। साथ में बताया गया था कि इसकी वजह से क्या होता है, उसकी तने की मोटाई बढ़ता है। उसके बाद पढ़े थे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये तमाम प्रकार के हम लोग पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल थे, यही पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, यदि ऐसी कोशिकाएं ऐसे उत्तर जिसकी कोशिकाएं लूज कर चुकी हो, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते थे। बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू होते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार पढ़े थे कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे परमानेंट टिश्यू के संबंध में। बात समझ में आया? तो ये परमानेंट टिश्यू, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू पढ़े थे ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या था, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। परमानेंट का मतलब यही होता है कि उसका विभाजन क्या होता है, रुक जाता है, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा परमानेंट टिश्यू के विषय में चर्चा करने से पहले एक हम पढ़ेंगे, एक होता है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, केवल डिस्कस करेंगे, नॉट एक राइटिंग। ये ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत है। उसके अनुसार अगर देखेंगे तो ये जो मान लीजिए कोशिका है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो कोशिका है, ये देखिए ये सेल है। कौन सेल है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, यानी क्या होती है, विभाजित होने वाली क्षमता होती है। तो अगर इस सिद्धांत को देखें, इसका ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत देखेंगे तो इसका मतलब होता है ये जो कोशिका, जैसे ये मान लो विभाजित हुई, डिवाइड हुई, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, एक कोशिका से क्या बनी, दो कोशिका बनी, तो दो कोशिका बनती है और जब दोनों कोशिका अपनी पूरी तरह से लंबाई प्राप्त कर लेती है, जैसे मान लो सपोज अगर ये क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबी ये है, मान लो 1 सेंटीमीटर ये भी है, तो जब कोशिका विभाजित हो जाती है तो विभाजित होती है तो ये भी 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई प्राप्त करता है और ये भी 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई प्राप्त करता है, यानी 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। बात समझ में आया? इसी के फलस्वरूप तो शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, अगर नहीं होता तो शरीर की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती। तो इस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार देखेंगे तो क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती है, एक कोशिका से दो कोशिका तो बनती है, बात समझ में आया? लेकिन वो एक जो कोशिका है, जैसे ये कोशिका है, ये तो परमानेंट हो जाती है, ये परमानेंट हो जाती है, लेकिन ये वाली जो कोशिका एक रहती है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। बात समझ में आया? तो ये परमानेंट हो गया, फिर ये मेरिस्टेमेटिक बनी है, फिर इसमें डिवाइडेशन होगा, विभाजन होगा, फिर दो कोशिका लंबाई चौड़ाई बनेगी और फिर क्या होगा, ये बाहर तरफ हुई, फिर इसमें ऐसे, यानी कि सिद्धांत के अनुसार देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार देखते हो तो क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और दोनों जब पूरी तरह से लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लेते हैं तो एक कोशिका परमानेंट टिश्यू हो जाती है, यानी विभाजन की क्षमता छोड़ देती है और दूसरी कोशिका परमानेंट बनी रहती है। इसी के फलस्वरूप वो लगातार विभाजित
होती रहती है। बात समझ में आया? एक कोशिका परमानेंट हुई, दूसरा मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है यानी उसके कोशिका जो होती है विभाजन की क्षमता छोड़ दी जाती है। विभाजन की क्षमता कब छोड़ेगी? यानी कि उसमें पूरी तरह के जितने भी कोशिकाएं होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वह पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। बात समझ में आया? ये हो गया परमानेंट टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सच सेल। परमानेंट टिश्यू क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सच सेल यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह व्हिच कैन नॉट डिवाइड, जो विभाजित नहीं होती है। इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं। बात समझ में आया? तो इन्हीं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये अगर देखोगे तो ये दो प्रकार की होते हैं, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू हो गए, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बात समझ में आया कि परमानेंट टिश्यू का प्रकार के हुए दो प्रकार के। सिंपल टिश्यू केवल एक लिखना, जब कॉम्प्लेक्स वाला लिखना, अच्छा वैसे लिख दो, फिर हेडिंग डाल के लिख दिया जाएगा। आपने लिखा क्या हो गया? सिंपल टिश्यू, और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब अगर हम बात करें किसकी, इसी में थोड़ा एक लाइन लिखेंगे। सिंपल टिश्यू का मतलब होता है कि इसका मतलब ये हो गया परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। यह भी क्या परमानेंट टिश्यू है, ये जान ही रहे। परमानेंट टिश्यू हैविंग all similar in structure and function। बात समझ में आया? अब यहां बात आ गई, क्या बात आ गई? सिंपल टिश्यू। तो हम पढ़े सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो वास्तव में क्या है? परमानेंट टिश्यू है। क्या है? परमानेंट टिश्यू है। तो लिखा गया सिंपल टिश्यू क्या है? ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें सब के सब क्या होते हैं? ऑल सिमिलर, सभी एक जैसी होती है। किसमें? इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी ऐसी परमानेंट टिश्यू की कोशिकाओं का समूह जिसमें सभी कोशिकाएं एक जैसी हो, किसमें? संरचना में और कार्य में, यानी फंक्शन में। बोथ आर सिमिलर। तो अब इसी को मल्टीपल के रूप में भूलियाने के लिए दे देगा कि सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ नंबर 1 क्या हो गया कि ऑल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बी हो जाएगा ऑल सिमिलर इन फंक्शन, और सी हो जाएगा ए एंड बी। बात समझ में आया? और डी हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से तुमसे पूछ सकता है, तुमको भूलिया सकता है कि आप पुनः जाइए, पुनः आइएगा। बात समझ में आ गया? तो क्या हो गया? ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना में और कार्य में एक समान होते हैं। बात समझ में आया? और यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर दिया जाए तो लिख दो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग many different type of cell। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब ये देखो आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या हो गया? ऐसे कोशिकाओं का समूह, कैसे कोशिकाओं का समूह जिसमें ढेर सारी क्या हो? कोशिकाएं हो, ढेर सारी प्रकार की कोशिकाएं हो। लेकिन याद रहे हम लोग उत्तर की परिभाषा पढ़े थे, जो कार्य में एक समान हो। कार्य में क्या हो? एक समान हो। भाई संरचना में अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या करेंगे? एक सिंगल कार्य परफॉर्म करेंगे, एक काम करेंगे, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक क्या होगा? ऐसी कोशिकाओं का समूह हम लोग पढ़े थे जो भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है या समान भी प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन जब परफॉर्म करती है, कार्य करती है, वो केवल एक ही जैसा काम करती है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो गया? ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना में भिन्न भिन्न प्रकार की हो, लेकिन सब मिलकर के एक काम करती है, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बात समझ में आ गया? अब हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यू, सॉरी वो सिंपल टिश्यू।
सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू। ठीक है, इसमें हम लोग लिखे थे मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ये केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सिंपल टिश्यू जब भी आए तो कहेंगे क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मेड ऑफ व्हाट ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये देखोगे तीन प्रकार की होती है। एक है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और हो गया स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीन प्रकार के तीन प्रकार के हुए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे पहला एबीसीडी कर सकते हो, चाहे वैसे लिख सकते हो। एक हो गया पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। कहां में पहुंचे, पेरेन्काइमा। क्या लिखा आपने, ये हो गया पेरेन्काइमा। ठीक है, क्या हो गया, पेरेन्काइमा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये लिखा गया मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, यानी कि अंगों के अंदर, किसके अंदर, अंगों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आ गया, विच टिश्यू फाउंड इन मेजर इन द ऑर्गन्स, यानी कि पौधों के या प्लांट ऑर्गन्स का दिया जाए कि पौधों के अंगों के अंदर सबसे अधिक कौन सी ऊतक पाया जाता है। पेरेन्काइमा। क्या हो गया, पेरेन्काइमा। मान लो पेरेन्काइमा न दिया हो, सिंपल दिया हो, तो भाई हमने पढ़े थे, सिंपल भी पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स भी पढ़े थे। तो अगर मान लो पेरेन्काइमा ऑप्शन ग्रुप में न दिया हो तब क्या हो जाएगा, तो सिंपल वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो टोटली डिपेंड ऑन द ऑप्शन। जो विकल्प है उसको जब ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि क्या सही उत्तर है। बात समझ में आ गया। तो पहले से रट्टा मारे वो विकल्प बदल दिया तो मामला बदल जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया गया क्या चीज था, ये पेरेन्काइमा। अब इसकी ओर देखो, इसकी जो सेल्स होते हैं, यानी सेल्स लिखा गया जनरली, इसके जो सेल्स होते हैं जनरली आइसोडायमेट्रिक में भी हो सकती है, स्फेरिकल में भी, स्फेरिकल, ओवल
राउंड पॉलीगोनल और elongated in shape, elongated in shape। अब थोड़ा ध्यान देना, आइसो लिखा गया है सेल्स जनरली, यानी कि इसकी कोशिका सामान्यतः, इसकी कोशिका सामान्यतः। देखो आइसो बने समान, आइसो बने समान, क्या समान है? डायमीटर बने व्यास, रेडियस बनती है, ठीक है। आइसो डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास होता है वह सबका लगभग बराबर होता है, इसलिए यूज किया गया आइसो डायमेट्रिक। बात समझ में आएगी? अब यही पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी कोशिका होती है जो ऐसी उत्तक होती है जिसकी कोशिकाएं क्या होती है? सब सामान्यतः आइसो डायमेट्रिक होती है या आइसो हटा के समव्यासी होती है। बात समझ में आ गया? हो गया क्या चीज? पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाई भी जाती है, इसी को उसमें भी जोड़ सकता है। कौन सी उत्तक होती है जिसकी कोशिकाएं सब आइसो डायमेट्रिक होती है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हो जाएगा पेरेनकाइमा। अब लिखा गया देखो, मे भी हो सकता है स्फेरिकल, उसका आकार हो सकता है मे भी स्फेरिकल गोलाकार, स्फेरिकल माने गोलाकार, ठीक है। ओवल अंडाकार, ठीक है। राउंडेड गोल, पॉलीगोनल। थोड़ा देखना, पॉली माने बहुत से, पॉली माने बहुत से, गोन का मतलब कोण से है, गोन का मतलब कोना टाइप का होता है, पॉलीगोनल तो बहु कोणीय हो सकती है। बात समझ में आया? पॉलीगोन कोण का मतलब होता है कोण से होता है। टेट्रागोनल याद होगा, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, तो वही गोल से मतलब कोनों टाइप से मतलब है। या इलांगेटेड माने लंबा, इलांगेटेड माने लंबा, तो पॉलीगोनल भी हो सकती है या इलांगेटेड हो सकती है इन शेप यानी आकार में, ठीक है। अगला इस लिखेंगे वाल जो होता है, वाल्स थिन एंड मेड ऑफ बनी होती है इससे सेलुलोज वाल्स थिन यानी जो भित्ति होती है क्या होती है? पतली होती है। जरा थिन को जरा अंडरलाइन करना, बहुत पूछा है, थिन को अंडरलाइन करना। इसकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला इस लिखेंगे क्लोजली पैक्ड और अथवा है स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो क्लोजली पैक बने पास, ये सब आपस में एक पास पैक रहती है, जुड़ी रहती है, पास रहती हैं, या बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। या तो ये कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत पास रहती हैं, या अगर थोड़ा सा इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा तो बहुत ही कम रहता है। उनके इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब मान लो ये कोशिका है, ये भी कोशिका है, दोनों आपस में मिली हुई है, तो बीच में खाली स्थान हो जाता है, तो इसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इनमें लिखा गया इसकी कोशिका बहुत पास होती हैं, या कह सकते हैं सामान्यतः इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, या अगर पाया भी जाएगा तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ये लिखा गया स्मॉल क्लोजली पैक है, और या तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होती है। ये भी बहुत पूछा गया है, उनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि वेरियस फंक्शन, वेरियस में ढेर सारी का काम अलग होता है। ये फोटोसिंथेसिस
स्टोरेज सिक्रीशन। ठीक है, स्टोरेज यानी संग्रह भी करती है। लिखा गया इनका कार्य वैरियस समय विभिन्न अलग अलग काम के लिए उपयोजित होती है। इसमें लिखा गया है वेरियस फंक्शन कुछ ऐसे होती है फोटोसिंथेसिस करती है। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसका मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। कुछ क्या करती है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करने का भी काम करती है। या साथ में लिखा है कुछ सिक्रीशन यानी कुछ पदार्थों का सिक्रीशन यानी स्रावण करने का भी काम करती है। बात समझ में आ गया? तो इनका फंक्शन अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद से ये हो गया दूसरा चित्र बुक में है तो बना लेंगे और बी वाला हेडिंग डालेंगे। ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा दूसरा वाले का बी वाला हो गया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इसमें अगर देखोगे तो लिखा हुआ है बिलो एपिडर्मिस इन डाइकार्ड। बिलो एपिडर्मिस इन डाइकार्ड। बिलो माने नीचे, एपिडर्मिस माने बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस माने बाह्य, एपी का मतलब होता है बाहर, एपी का मतलब बाहर और डर्म माने त्वचा, दोनों को जोड़ दिया गया एपिडर्मिस। उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। तो पौधे जो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन पाया जाता है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। बात समझ में आया? तो लिखा गया है इन डाइकार्ड यानी द्विबीजपत्री पौधों में एपिडर्मिस के नीचे ये पाया कौन? कोलेनकाइमा। बात समझ में आया? एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। अब थोड़ा सा और लिखोगे ये होमोजीनियस, होमोजीनियस समांगी, होमोजीनियस लेयर और इन पैचेज बात समझ में आया? लिखा गया है होमोजीनियस समांगी, एक लेयर में होमोजीनियस में समांगी होता है तो समांगी लेयर होता है या पैचेज के रूप में, चकत्ती के रूप में कुछ स्थान आ जाएगा, कुछ स्थान पे नहीं पाया जाएगा। तो क्या क्या एपिडर्मिस के नीचे होमोजीनियस लेयर के रूप में हो या पैचेज के रूप में पाया जाता है। बात समझ में आया? कौन? कोलेनकाइमा। और इसमें लिखोगे सेल्स, इसकी जो कोशिकाएं होती है मच अधिक थिकेन, much thickened at the corners due to deposition of cellulose, heavy cellulose and pectin। ठीक है। सबसे ज्यादा याद करने वाली बात, सबसे ज्यादा याद करने वाली बात कि जो सेल्स है मच थिकेन। बात समझ में आया? इसकी जो क्या होती है मोटाई अधिक होती है। मच थिकेन कहां? एट कार्नर्स। कहां पर? कार्नर्स पर। ये अंडरलाइन कर लेना। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वह कोने पे अधिक मोटी हो जाती हैं। कहां पर अधिक मोटी हुई? कोने पे। तो यह प्रश्न पूछता है कि विच टिश्यू सेल बिकम मोर थिकेंड एट कार्नर्स। कौन सी उत्तक जिसकी कोशिकाएं कोने पे अधिक क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो हो जाएगा कौन सी? कोलेनकाइमा। ठीक है। अब ये भी कर सकता है कि प्रश्न पूछ सकता है कि कोलेनकाइमा का
किसका? कोलेनकाइमा का। जो कोना होता है जिसपे अधिक मोटाई होती है वह किसके डिपॉजिटेशन की वजह से होता है? क्या जमा हो जाता है जिसकी वजह से कोने पर अधिक मोटे हो जाते हैं? तो भाई आपने लिखा सेल्यूलोज भी लिखा है, हेमिसेल्यूलोज भी लिखा है और पेक्टिन लिखा है। बात समझ आए? आप उसको ऑप्शन के रूप में दे दे, नंबर ए दे दे सेल्यूलोज, नंबर बी दे दे हेमिसेल्यूलोज और नंबर सी दे दे पेक्टिन और डी दे दे ऑल ऑफ देम। बात समझ में? तो तीनों के तीनों डिफाइनेशन है। अब तुम एक कोई टिक करके आओ तो बिल्कुल सही है लेकिन सही नहीं है। बात समझ आए? तो इन तीनों पदार्थों का डिफाइनेशन सेल्यूलोज भी हो सकता है, हेमिसेल्यूलोज भी और पेक्टिन, इन तीनों पदार्थों का डिफाइनेशन हो सकता है जिसकी वजह से उसका कोना मोटा हो जाता है। किसका कोना मोटा हुआ? कोलेनकाइमा का। किसका? कोलेनकाइमा का। अब कोलेनकाइमा क्या है? सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू क्या है? उत्तक है। परमानेंट टिश्यू क्या है? उत्तक हम लोग पढ़े थे अनडिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेशन। कोशिका विभाजन के आधार पे दो प्रकार के टिश्यू को हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक पढ़े थे और दूसरा पढ़े थे परमानेंट पढ़े थे। बहुत अच्छे। हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे थे? कोलेनकाइमा। किसके विषय में पढ़ रहे थे? कोलेनकाइमा। ठीक है, तो देखिए कोलेनकाइमा, उसके आगे लिखिए सेल्स। तो कोशिकाएं हो सकती है, सेल्स में भी कोशिकाएं हो सकती है ओवल, स्फेरिकल, ओवल स्फेरिकल और पॉलीगोनल, polygonal and OFTEL often contain chloroplast. Chloroplasts. often माने प्राय, often माने प्राय। तो लिखा गया है कोशिका अंडाकार भी हो सकती है, स्फेरिकल गोलाकार भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। लेकिन विशेष बात लिखा गया ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी क्या होती है? सामान्यतया प्रायः क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी यानी खाना बनाएगी। बात समझ आ गया? तो ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तब ये क्या करेंगी? एसिमिलेटरी, एसिमिलेट, निर्माण करें। एसिमिलेट होता है एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। intercellular space are upset. एसिमिलेट्स निर्माण करना होता है, एसिमिलेट रूट पड़े होंगे। तो जब पढ़ा गया कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया तो भोजन बनाएगी, क्लोरोप्लास्ट पाया तो क्या करेगी? भोजन बनाएगी। ये तो बात हो गई, लेकिन सबसे विशेष बात अगर देखा जाए तो इंटरसेलुलर स्पेस आर अपसेट। इंटरसेलुलर स्पेस होता वो नहीं पाया जाता। बात समझ आए? इसके पहले वाले में लिखा था पाया जाता, कम पाया जाता, नहीं भी पाया जाता था।
लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, एब्सेंट है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर एब्सेंट। ठीक है, ये देखोगे मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट ये देने का काम करती है। अगर देखोगे तो यह हो गया यंग स्टेप और साथ में पेटियोल ऑफ लीफ, नए वाले तने और पत्तियों के पेटियोल पे पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक रूप से क्या कहते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं, इसी का नाम मैकेनिकल सपोर्ट। तो बात आएगा फंक्शन अगर कहा जाए हमारे तो फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट, फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। साथ में क्या लिखा गया है उसमें देखो, इसकी जो कोशिका होती है गोलाकार, स्फेरिकल और क्या लिखा है? पॉलीगोनल हो सकती है। और लिखा गया यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ में ये पाई जाती। बात समझ में आया? कौन था ये? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या था? सिंपल टिश्यू क्या था? ये परमानेंट टिश्यू क्या था? फिर वापस फिर उत्तर पे ही था। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप तीसरा वाला लिख लो कोलेनकाइमा के बाद स्क्लेरेंकाइमा। थर्ड वाला है स्क्लेरेंकाइमा। बात समझ में आ गया? क्या? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, अगर स्क्लेरेंकाइमा का देखोगे तो क्या हो गया? इसकी जो कोशिका होती है लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग नैरो सेल्स विथ thick and lignified cell walls having a few or numerous pits। विशेष बात लिखा गया, सेल्स लिखा गया है। क्या लिखा है? सेल्स की जो होती है लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग होती है। नैरो लंबी, नैरो पतली होती है, लंबी। तो नैरो सेल्स विथ ठीक मतलब मोटा हो गया। लिग्निफाइड यानी कि जो इसमें क्या हो गया? लिग्निन की परत पाई जाती है। लिग्निन की परत का जमाव हो जाता है तो उसी को लिग्निफाइड कहते हैं। बात समझ में आया? जिसमें क्या हो गया? लिग्निन की परत पाई जाती है, उसको लिग्निफाइड कहेंगे। तो इसी को मान लो भूल जाने के लिए पूछे कि किस उत्तर की कोशिकाओं पर लिग्निन की परत पाई जाती है। बात समझ आया? एक हो गया लिग्निफाइड, हो गया कौन सी? स्क्लेरेंकाइमा। या भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिसकी क्या होती है? जो लंबी होती है, नैरो होती है, तो होगा स्क्लेरेंकाइमा। एक और विशेष बात, इन कोशिकाओं पे कुछ एक हो गया या ढेर सारे पिट पाए, पिट्स अंडरलाइन करना, पिट्स यानी गड्ढे। पिट्स माने गड्ढे, ऐसे 6 टाइप का उसमें पाए जाते हैं तो उसी को पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। तो अब ये पूछेगा कि पिट्स किस पे पाए जाते हैं, किस उत्तर की कोशिकाओं पे जिसपे क्या होता है? पिट्स पाया जाता है। तो ये हो गया स्क्लेरेंकाइमा। यानी कि आपने याद किया कि क्या होता है? इसकी लंबी होती है, नैरो होती है, साथ में उस पे क्या होता है? उसकी जो सेल वॉल होती है मोटी होती है, ठीक होती है, उस पे लिग्निन की परत पाई जाती है। कुछ में क्या होता है? कुछ या कुछ में अधिक ढेर सारा क्या होता है? उस पे गर्त पाई जाती है, पतले छेद पाए जाते हैं, पित्त उसी को कहते हैं। तो ये पाई जाती है। बात समझ में आ गया? और
cells are usually dead and without protoplasm. Cells are usually dead. इसकी कोशिकाएं सामान्यतः क्या होती है? मृत होती है। ये भी एक सवाल आ गया कि किस उनता की कोशिकाएं मरी होती हैं, किस उनता की कोशिकाएं मरी होती हैं। हो गया स्केलेटन काइमा लिखा गया डेड, और जब डेड है तो प्रोटोप्लास्ट याद होगा तुमको। जीवद्रव्य आगे हम लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट इसके बाद द्वितीय चैप्टर के बाद है, तो वो है इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पैदा नहीं, डेड होती है। बात समझ आ गया? तो ये था स्केलेटन काइमा। क्या था ये? स्केलेटन काइमा। अब थोड़ा सा और हम लोग को लिखना है ऐसे, जो स्केलेटन काइमा होती है इनको दो प्रकार से बांटा जाता है। ऑन द बेसिस आप क्या करते हैं इसमें कर सकते हो वेरिएशन इन शेप, फॉर्म, वेरिएशन ऑफ फॉर्म, और है उसके बाद से स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो देखो वेरिएशन इन फॉर्म, रूपों में भिन्नता, वेरिएशन में भिन्नता, और रूपों में भिन्नता, संरचना में अंतर, उत्पत्ति में अंतर, और डेवलपमेंट में उसकी वृद्धि। बात समझ आया? इसके आधार पर बात समझ आया कि जो ये स्केलेटन काइमा होता है उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। स्केलेटन काइमा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, और क्या लिखा? स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। बात समझ गया? इस सब के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। एक हो गया फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स, ठीक है। एक हो गया फाइबर्स। तो फाइबर्स में अगर देखोगे तो ये जो फाइबर्स होते हैं इसमें लिखा थिक वॉल फाइबर्स हो गया थिक वॉल, इलांगेटेड, pointed cell, elongated and pointed cells, generally occurring in group. थिक वॉल, इसकी कोशिकाएं क्या होती है? मोटी होती है, इलांगेटेड लंबी होती है, पॉइंटेड सेल, पॉइंटेड न्यूक्ली, जनरली अकरिंग इन द ग्रुप। क्या करते हैं इसको? फाइबर्स करते हैं। यानी कि स्केलेटन काइमा को दो हिस्सों में बांटा गया, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स, ठीक है। तो फाइबर बात समझ में आ गया? फाइबर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा स्केलेटन फिर से लिखाएगा। स्क्लेरिड्स, क्या रहा? स्क्लेरिड। अगर देखोगे तो इसके लीड्स जो होते हैं स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल, हाईली थिकेंड
thickened dead cell. Dead cells with very narrow cavity. ल्यूमेन इसको कहते हैं, कैविटी को ल्यूमेन। ठीक है, लिखा गया स्पेरिकल ओवल सिलिंड्रिकल हाईली थिकन मोटी क्या हो गया डेड सेल मृत हुई कोशिका होती है। लिखा गया वेरी नैरो कैविटी, में बहुत पतली लंबी क्या होती है कैविटी यानी गुहा पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, और अगर देखेंगे तो ये लिख सकते हैं इसमें फाउंड इन फ्रूट, फाउंड इन फ्रूट फलों में पाई जाती है। वॉल ऑफ नट, वॉल्स ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, pear, सपोटा, ठीक है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, जी है लेग्यूम्स एंड leaves of tea, ये क्या कहते हैं provides mechanical support to organ, to बात समझ में आ गया। तो ये देखो लिखा गया, क्या चीज लिखा गया है, फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है क्या क्या वाल ऑफ नट्स, जितने नट्स होते हैं सूखे फल नट्स जिसको जानते हैं, नट है उसमें ड्राई फ्रूट में आता है, तो उनके जो छिलका होता है भित्ती पाया उसमें पाया जाता है। पल्प ऑफ फ्रूट, पल्प में गूदा होता है, पल्प में गूदा छिलका उतारने के बाद जो होता है तो उसी को पल्प कहते हैं हम। अच्छा है, अमरूद खाओ चाहे नाशपाती खाओ, याद होगा अमरूद खाते हो तो कुछ अलग होता है, नाशपाती खाओ तो उसमें कुछ अजीब स्टोन से टाइप का पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो दलहनी फसल होती है उनका जो सीड कोट, जैसे मूंगफली देख लो, मूंगफली होगा मूंगफली चला तो आया जाता है सीड कोट और पाया जाता है। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, चाहे पत्ती में भी पाया जाता है, लीव्स ऑफ टी उसमें पाया जाता है। और ये सब क्या करती है मैकेनिकल सपोर्ट करती है, आंतरिक मजबूती प्रदान करती है किसके आर्गन। बात समझ आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा, कौन टिश्यू पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू पढ़ा। बात समझ आएगा, परमानेंट टिश्यू पढ़ा, यानी कि शुरू से थोड़ा सा याद करोगे तो टिश्यू को प्रकार के हुए दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़े थे दो प्रकार का, एक हो गया प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी पढ़े दो प्रकार का, एपिकल और इंटरकैलरी। परमानेंट हो गया, ठीक है। सॉरी, जो सेकेंडरी वाला था उसमें हम लोगों ने कुछ नाम पढ़ा था, सेकेंडरी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े परमानेंट। परमानेंट को पढ़े, परमानेंट भी दो प्रकार के, दो प्रकार के परमानेंट भी दो प्रकार के, दो प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल पढ़े, सिंपल को तीन प्रकार का, कौन कौन का था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीन हम लोग पढ़िए, यानी सिंपल वाला पढ़ चुके। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो जरा एक बार फिर उसको नाम लिख के देखो, सब नाम याद